नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एमनीशिया कंडीशन के बारे में। एमनीशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि पर्सन की याददाश्त का चले जाना, यानी उसे कुछ भी याद नहीं रहना। एमनीशिया बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है: रेट्रोग्रेड एमनीशिया, सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया, एंटेरोग्रेड एमनीशिया। रेट्रोग्रेड एमनीशिया से सफरिंग पर्सन किसी भी पुरानी बात को याद नहीं रख पाता, यानी उसके अंदर जो पुरानी पास्ट मेमोरीज हैं उन सभी का लॉस हो चुका है। सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया के अंदर गैप इन मेमोरी देखा जाता है, यानी पर्सन अपने जीवन का एक हिस्सा एक समय भूल जाता है, उसे उसके बारे में याद नहीं रहता। एंटेरोग्रेड एमनीशिया कंडीशन के अंदर पर्सन नई मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पा रहा, यानी रीसेंट उसके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो उन्हें मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाता, उन्हें याद नहीं रख पाता। एमनीशिया को आप डिमेंशिया के नाम से भी जानते हैं। किसी क्लाइंट के अंदर यदि आपको आईक्यू लेवल चेक करना है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक करना है, तो इसके लिए मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि वह एज जिसमें जितनी उम्र का पर्सन अभी है, और मेंटल एज यानी उसकी मानसिक योग्यता कितनी है, वो किस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है। अगर किसी का आईक्यू लेवल 110 से ज़्यादा होता है तो हम इसे एक्स इंटेलिजेंट कहते हैं। नॉर्मल आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में माना जाता है। 70 से 90 के बीच का आईक्यू लेवल लो माना जाता है, और अगर इससे कम आईक्यू लेवल हो तो उसे मेंटल रिटार्डेड पर्सन माना जाता है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 से 70 आईक्यू वालों को कहा जाता है। ऐसे लोगों को हम एजुकेट कर सकते हैं। 35 से 49 आईक्यू लेवल होने पर मॉडरेट आई मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। ऐसे लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं। और आईक्यू लेवल 20 से 34 के बीच होने वाले लोगों को सीवियरली मेंटल रिटार्डेड कहा जाता है। ऐसे लोगों डिपेंडेंट होते हैं। और अगर आईक्यू लेवल 20 से कम हो तो इन्हें प्रोफाउंड कहा जाता है, इन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता होती है। जैसे ही कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उसे ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी अचीव हो चुकी है, उसे जितना जल्दी हो सके टिटेनस टॉक्सॉइड का पहला वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। सेकेंड वैक्सीन फर्स्ट डोज के लगने के 4 वीक बाद लगवाना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन में लोअर एब्डोमेन एरिया पर छोटी-छोटी रेड या पिंक कलर की लाइंस बन जाती हैं। इन्हें स्ट्रे ग्रेविडम के नाम से जानते हैं, और ये 20 वीक की प्रेगनेंसी पर देखने को मिलता है। लाइनिया नाइग्रा हो, स्ट्रे ग्रेविडम हो या कोलेस्मा हो, ये सभी प्रेगनेंसी के प्रिजम्पटिव साइंस के रूप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैक्विमर या चैडविक साइन की। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो हम इसे एक साथ ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना, यानी सर्विक्स का नीला पड़ जाना, चैडविक साइन है। जबकि वेजाइना का 8 वीक की प्रेगनेंसी पर ब्लू हो जाना जैक्विमर साइन है। चैडविक साइन सर्विक्स में है और जैक्विमर साइन वेजाइना में है। मैक्रोसेफेलिक टर्म का मीनिंग है लार्ज साइज हेड। जन्म के समय यदि किसी बच्चे का हेड साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो तो ये कंडीशन मैक्रोसेफेली कहलाती है। इसका ऑपोजिट होता है माइक्रोसेफेली, यानी सर का आकार नॉर्मल से कम होना। लार्ज साइज हेड हाइड्रोसेफेलस कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसमें स्कल के अंदर क्रेनियम वॉलेट के अंदर सीएसएफ का एक्सेसिव सिक्रीशन देखने को मिलता है, जिसके कारण ब्रेन का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान निप्पल के पास ब्रेस्ट निप्पल के पास प्राइमरी एरियोला में हाइपरट्रोफाइड सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं। इसे हम मोंटगोमरी ट्यूबरकल कहते हैं।
प्रेगनेंसी के पहले ये मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स बिल्कुल नॉन डोमिनेंट होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट ये डोमिनेंट हो जाती हैं, यानी अपने साइज को बढ़ा देती हैं, विजिबल हो जाती हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यस, इट इज विटामिन B9। इसे आप फॉलिक एसिड या फॉलेट के नाम से भी जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन B9 की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स एकमात्र ऐसा डिजीज है जिसे इस वर्ड से इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी ना तो इस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मौजूद है और ना ही कोई डिजीज का पेशेंट मौजूद है। इरेडिकेशन की डेट यदि पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 8 मई 1980। 8 मई 1980, वेरी इंपॉर्टेंट। IMNCI वर्ष 2006 में आया था और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसके अंदर 3 कलर कोडिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहला कलर कोड होता है ग्रीन। इसका मतलब है पेशेंट को होम केयर दी जाए। और येलो कलर कोड का मतलब होता है पेशेंट को हॉस्पिटल में ही रखना है। और पिंक कलर होने पर पेशेंट को रेफर करना है। DMPA ये एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसके द्वारा कितने समय तक कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट क्रिएट किया जाता है? डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इसका फुल फॉर्म है। यस, 3 मंथ्स। DMPA के द्वारा 3 मंथ्स तक कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। किसी वुमेन में कॉपर टी 380A लगाकर कितने समय के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं? द राइट आंसर इज फॉर 10 years। अगर किसी वुमेन में आप कॉपर टी 380A लगाते हैं तो इसके वजह से 10 साल तक कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट आ सकते हैं, यानी 10 साल तक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी। कॉपर टी 380A के अंदर यहाँ पर जो ये Cu लिखा है, इसका मतलब होता है कॉपर। यहाँ पर जो टी है ये इसके शेप को बताता है और यहाँ पर जो ये 380 है ये इसके सरफेस एरिया को बताता है। और यहाँ पर जो ए है ये एंगस्ट्रॉम है, यानी कि इसके साइज को बताता है। यानी कॉपर से बनी टी स्ट्रक्चर वाली 380 एंगस्ट्रॉम लंबी संरचना जो है वो कॉपर T380A है। हीट मेथड द्वारा ड्राई हीट मेथड द्वारा फ्लेमिंग करके भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लेम के ऊपर फायर के ऊपर 3 से 4 मिनट तक रिपीटेटिवली पास करते हैं, यानी कि आपने जो फायर की फ्लेम है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को लेकर गए, फिर हटा लिया, फिर लेकर गए, हटा लिया। इस तरह से 3 से 5 मिनट तक जब आप रिपीटेटिवली इसको फायर का एक्सपोज देंगे तो ये स्टरलाइज होगा। इस मेथड को हम फ्लेमिंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज 26 जून को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज हर साल 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर। वातावरण में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है आपको। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है आपको। यस, इट इज 21%। एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर मौजूद है
उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस का नाम है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट कौन सी है? यस, इट इज सेल। Cell is a structural and functional unit of the body. Number of cervical vertebrae. कुल cervical vertebrae की संख्या। Yes, it is 7 in number. कुल 7 cervical vertebrae पाए जाते हैं। Number of cervical nerves. cervical area से निकलने वाली कुल nerves की संख्या। Yes, it is 8 pairs. 8 जोड़ी नर्व सर्वाइकल एरिया से निकलती हैं। नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे। कुल थोरैसिक वर्टिब्रास की संख्या। Yes, it is 12 in number. थोरैसिक वर्टिब्रा संख्या में 12 होते हैं। नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रे। Yes, it is 5 in number. फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे के नाम आपको बताने हैं। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे है एटलस और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे है एक्सेस। ब्रेस्ट बोन का दूसरा नाम। आपके चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में जो बोन पाई जाती है उसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं। इसे और किस नाम से भी जाना जाता है? यस, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन को हम स्टर्नम बोन के नाम से भी जानते हैं। नंबर ऑफ स्कल बोन। आपके स्कल का निर्माण कुल कितनी बोन से मिलकर हुआ है? यहाँ पर आपको क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स दोनों को मिलाकर बताना है। यस, एक्सीलेंट, इट इज 22 इन नंबर। हमारे स्कल का निर्माण 22 बोन से मिलकर होता है, जिसमें 14 बोन्स होती हैं फेशियल और रिमेनिंग 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम बोन्स। तो हमारा जो क्रेनियल वॉलेट है वो 8 बोन से बना है और फेशियल बोन्स की संख्या है 14 और टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गए स्कल की 22। नेक्स्ट आपको साइकाइट्रिक में इस्तेमाल की जाने वाली परसिवरेशन टर्म का क्या मीनिंग होता है ये बताना है। परसिवरेशन शब्द क्या है इसके बारे में आपको बताना है। यस, द आंसर इज पेशेंट गिव्स सेम आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चन। अगर कोई मेंटली इल पर्सन अलग अलग सवाल पूछने पर एक ही जवाब दे तो इसे आप परसिवरेशन कहते हैं, यानी एक चीज को ही बार बार रिपीट करना कहते हैं। जैसे कि आप पेशेंट के पास गए और आपने उससे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो पेशेंट पहली बार तो अपना नाम बिल्कुल सही बताएगा। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट का नाम है ए, तो वो ए बता देगा। फिर आप उसे बोलेंगे आपके फादर का क्या नाम है, तो आप वो बोलेगा ए। आपकी मदर का क्या नाम है? ए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ए। आप क्या पसंद करते हैं? ए। आप क्या खाते हैं? ए। ये सभी जगह एक ही आंसर को रिपीट करना परसिवरेशन टर्म द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मली जब पर्सन डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन में होता है तो उसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, ईसीटी दी जाती है। लेकिन एक्सोजीनस डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को कभी भी ईसीटी नहीं देनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं ईसीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्सोजीनस टाइप ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राई हीट के द्वारा रेड हीट मेथड द्वारा स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए उसे हीट के ऊपर, इनफ्लेम के ऊपर
होल्ड करके रखा जाता है, ऐसा करके हम उसे कंप्लीटली स्टरलाइज कर पाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इनोक्यूलेशन ऑफ लूप, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज, अगर किसी फीमेल में आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाते हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाते हैं, तो इसे लगाते समय सबसे ज़्यादा कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? यस, द राइट आंसर इज ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग और सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है पेन। जब भी किसी वुमन में आईयूडी लगाई जाती है तो ये यूट्रस को ब्लॉक कर देती है ताकि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में ना जा पाए। इसके अलावा जो यूट्राइन म्यूकस लेयर होती है उसे थिक कर देती है ताकि स्पर्म वहाँ पर मूवमेंट ना कर पाए, और स्पर्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस जनरेट करती है ताकि वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाए। ये सभी चीज़ें करके एक आईयूडी कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट क्रिएट कर पाती है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेटेलिक, नॉन हार्मोनल थे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें लिपेस लूप थे जो कि एस शेप के आते थे। सेकेंड जनरेशन आईयूडी की बात करें तो ये मेटेलिक होते थे, नॉन मेडिकेटेड होते थे और नॉन हार्मोनल होते थे। इसमें सभी कॉपर टी, मल्टीलोड कॉपर टी आदि को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड जनरेशन आईयूडीज एडवांस्ड हैं। ये मेडिकेटेड होती हैं, मेटेलिक होती हैं और हार्मोनल होते हैं। इसमें तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें मैरिना को इंक्लूड किया जाता है। मिनी पिल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस मानी जाती है जो वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली वुमेन में मिनी पिल को बेस्ट चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना जाता है। कुछ कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं जैसे कि सिलिका के कांटेक्ट में रहकर काम करने वाले वर्कर्स को सिलिकोसिस कंडीशन हो जाती है। आयरन वर्कर्स को साइड्रोसिस, शुगर कैन डस्ट से लगातार कांटेक्ट में आने पर पैगाएसोसिस और हे ग्रेन डस्ट के कारण फार्मर्स लंग कंडीशन हो सकती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? सही जवाब होगा प्री टर्म बर्थ को। जब बच्चे का जन्म 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले होगा तो उसका शरीर पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण है प्री टर्म बर्थ। अंडर 5 मॉर्टेलिटी यानी 5 साल की उम्र तक बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण निमोनिया कंडीशन को माना जाता है। ये इंडिया की बात हो रही है, इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। एमएमआर यानी मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो, इसके लिए पोस्टपार्टम हेमरेज सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यानी कि डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है और ये एमएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज है। मैटरनल मॉर्बिडिटी, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक होता है मॉर्टेलिटी और एक होता है मॉर्बिडिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ या मृत्यु और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी। तो मैटरनल मॉर्बिडिटी का मेन कॉज है एनीमिया, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स के बीमार होने के लिए सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो होता है एनीमिया। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर प्रेगनेंसी पीरियड में वुमेन में 11 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा कम हीमोग्लोबिन का लेवल होते ही आप उसे एनीमिया डिक्लेयर करेंगे। पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यस, विटामिन बी 12 की कमी के कारण। विटामिन बी 12 की कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। विटामिन बी 12 को आप साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं। स्चिलिंग डिजीज
स्टिलिंग टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यस, एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। हमारे स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर के अभाव में विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। स्टमक से विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए स्टिलिंग टेस्ट करवाया जाता है। अगर जन्म के समय किसी बच्चे का वजन 4 किलो से ज़्यादा है, तो इसे मैक्रोसोमिक बेबी कहेंगे। यानी इस बच्चे का वजन और शारीरिक आकार नॉर्मल बच्चों की तुलना में काफ़ी बड़ा है और यही मैक्रोसोमिया कहलाता है। जनरली ये कंडीशन उन वुमेन्स में देखने को मिलती है जिन्हें डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। ओसिएंडर साइन को हम 8th वीक की प्रेगनेंसी पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस साइन को ऑब्जर्व करते समय वेजाइना के लैटरल फॉर्निक्स पर आपको बढ़ा हुआ पल्सेशन फील होता है। यानी लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना को जब आप टच करेंगे तो वहां पर इंक्रीज्ड पल्सेशन का फेल्ट होना ओसिएंडर साइन है। प्रेगनेंसी के दौरान जिफॉइड प्रोसेस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में एक सीधी लंबी काले रंग की लाइन बन जाती है। स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है। इसे हम लाइनिया नाइग्रा के नाम से जानते हैं। ये 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर देखी जा सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान हम बैलोटमेंट का असेसमेंट करते हैं। बैलोटमेंट का असेसमेंट दो तरीके से किया जा सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डेवलपमेंट का असेसमेंट करने के लिए आपको वुमेन की वेजाइना में फिंगर्स को इंसर्ट करना होता है। उसके बाद सर्विक्स पर फिंगर्स से हल्का सा फोर्स लगाकर टैप करना होता है। इस फोर्स के कारण बच्चा है वो ऊपर की तरफ यानी जिफॉइड प्रोसेस की तरफ, मदर के जिफॉइड प्रोसेस की तरफ मूव करता है, यूट्रस के फंडस पार्ट की तरफ मूव करता है और वहां जाकर वापस फोर्स के साथ आपकी फिंगर से टच होता है। तो ये चीज बेलोटमेंट कहलाती है। इंटरनल बेलोटमेंट को आप 16 से 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर फील कर सकते हैं और एक्सटर्नल बेलोटमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको मदर को सुपाइन पोजीशन में लिटाकर उसके एब्डोमेन में राइट और लेफ्ट साइड अपने हाथों को रखकर एक तरफ से हल्का सा टैप करना होता है। इस टैपिंग के फोर्स से बच्चा दूसरी तरफ जाता है और वापस उधर से टकराकर आपके हाथ पर फील होता है। ये एक्सटर्नल बैलोटमेंट कहलाता है। इसे 20 वीक की प्रेगनेंसी पर रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। इसे आप रिबाउंडिंग ऑफ फीटस कहते हैं। ये प्रेगनेंसी का एक इम्पॉर्टेंट साइन माना जाता है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड कंट्री के जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। हेल्मिंच मैन्यूवर, जिसे आप एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल चॉकिंग होने पर किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने या किसी बच्चे ने कोई ऐसी चीज अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसा ली है जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हुए रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर रही है, पर्सन बोल नहीं पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में इस फॉरेन बॉडी को गले से या ऑब्स्ट्रक्शन एरिया से बाहर निकालने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, मैन्यूवर इस्तेमाल किया जाता है, उसे हेल्मिंच मैन्यूवर का नाम देते हैं। हेल्मिच मैन्यूवर परफॉर्म करने के लिए हम क्लाइंट के जस्ट पीछे आकर खड़े होते हैं और अपनी फिस्ट को क्लोज करते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं और फिर अपने एक मुट्ठी जिस हाथ में बंद की है उसे क्लाइंट के जिफॉइड प्रोसेस के नीचे डायफ्राम के पास रखते हैं और दूसरा हाथ इसके ऊपर रखते हैं और इनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ऐसा करने से अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है और क्लाइंट के गले में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन फंसा हुआ है वो प्रेशर के कारण बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हेल्मिंच मैन्यूवर। हमेशा याद रखिएगा, ओबेस पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आप ये मैन्यूवर काम में नहीं लेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान ये आपने किया तो बच्चे को डैमेज हो सकता है
और ओबेस पर्सन के अंदर ओबेसिटी के कारण आप इतना फोर्स लगा नहीं पाएंगे तो वो ऑब्स्ट्रक्शन निकल नहीं पाएगा। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी है या ओबेस पेशेंट है उसमें किसी प्रकार की चॉकिंग हुई है तो आप इस सिचुएशन में चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करेंगे। और कभी भी याद रखें अगर किसी के गले में कोई फॉरेन बॉडी फंसा है तो कभी भी ब्लाइंड फिंगर्स डाल के उसे बाहर निकालने की कोशिश ना करें। अदरवाइज हो सकता है आपकी फिंगर से ये ऑब्जेक्ट और डीपली अंदर चला जाए, फिर इसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा या यूं कहें कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से लेकर 12 वीक की ड्यूरेशन होती है और इसमें टोटल वेट गेन 1 केजी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 सप्ताह से लेकर 28 सप्ताह के बीच का समय है। इसमें टोटल 5 केजी वेट गेन देखने को मिलता है। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 29 वीक से लेकर डिलीवरी तक का समय होता है। इसमें टोटल वेट गेन 5 केजी होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वुमन में टोटल प्रेगनेंसी पीरियड में लगभग 11 से 14 किलो के बीच में वेट गेन देखने को मिलता है। किसी भी प्रेग्नेंट मदर के द्वारा उसके बच्चे की पहली मूवमेंट को फेल्ट करना क्विकनिंग कहलाता है। क्विकनिंग इज अ फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर और ये प्रीमी ग्रेविडा मदर में 18 वीक पर देखने को मिलता है, जबकि मल्टी ग्रेविडा मदर में ये 16 वीक पर फील हो जाता है। ब्रोंकोस्कोप नामक इक्विपमेंट का इस्तेमाल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है। इनमें किसी प्रकार की एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रोंकोस्कोपी का नाम देते हैं। एंडोस्कोप के द्वारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स को विजुअलाइज करके इनमें किसी प्रकार की एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस एंडोस्कोपी कहलाता है। एंडोस्कोप को क्रिस्टलाइज करने के लिए 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान पाल्मर साइन का असेसमेंट 4 से 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर किया जा सकता है और इस साइन को असेस करने के लिए हम प्रेग्नेंस यूट्रस के ऊपर अपने दोनों पाम्स को रखते हैं, अपने दोनों हाथों को रखते हैं और वहां पर होने वाले रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को फील करते हैं। इट इज कॉल्ड पाल्मर साइन। विटामिन बी 12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है और इसके अंदर रेड बीफी टंग देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको बताना है यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। यस, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कहा जाता है, यानी ये किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसके अंदर ए और बी एंटीबॉडीज मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। यस, इट इज ए बी पॉजिटिव, यानी कि ऐसे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जिसमें ए और बी दोनों ही प्रकार के एंटीजन मौजूद हैं और किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है, ये आवश्यकता पड़ने पर किसी से भी ब्लड ले सकता है। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। किसी भी एरिया में 20 लीटर्स वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए 0.5 ग्राम की क्लोरीन टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। Isoniazid is a anti-TB drug, anti-tubercular drug, which can cause vitamin B6 deficiency. Isoniazid ले रहे मरीज में विटामिन B6 की कमी हो सकती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में ड्रग ऑफ चॉइस किसे माना जाता है। यस, राइट, लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। लेवोनॉर्जेस्ट्रिल
जेस्ट्रिल। लेवोनॉर्जेस्ट्रिल को हम अनवांटेड 72 नाम से मार्केट में खरीद सकते हैं और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट करवाने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में मानी जाती है। इसके अंदर 1.5 mg लेवोनॉर्जेस्ट्रोल साल्ट होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट होने के 72 आवर्स के अंदर अंदर इसे लेने पर कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लूटाल्डिहाइड सब्सटेंस की। ग्लूटाल्डिहाइड को हम साइडेक्स सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली कई बार पूछा गया है। एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया है 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किसके स्टरलाइजेशन में किया जाता है, तो आप बता सकते हैं एंडोस्कोप आदि के स्टरलाइजेशन में। नेक्स्ट हम क्विकली रिवाइज करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी और यूट्रस के बीच पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब के को हम फैलोपियन ट्यूब को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो यूट्रस से शुरू होता है उसे हम इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा और सबसे सकरा पार्ट है, यानी स्मॉलेस्ट और नैरोवेस्ट पार्ट है। इसकी लेंथ यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 1.25 सेंटीमीटर्स और अगर इसका डायमीटर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 1 mm। सेकंड जो पार्ट आता है वो है इस्थमस। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 mm डायमीटर वाली स्ट्रक्चर है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसे आप एम्पुला के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई यानी डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। इसलिए फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट एम्पुला को कहा जाता है और फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आखिरी पार्ट जो कि ओवरी के करीब होता है जहां से फिमरे निकलते हैं उसे हम इन्फंडिब्यूलम पार्ट कहते हैं। ये 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 mm डायमीटर वाली स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय स्टूपर? स्टूपर शब्द का क्या मीनिंग होता है? यस एग्जैक्टली, म्यूट एंड मोशनलेस। अगर कोई व्यक्ति म्यूट है यानी कुछ भी बोल नहीं रहा है और मोशनलेस है यानी उसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं है तो आप इसे स्टूपर कह सकते हैं। म्यूट एंड मोशनलेस पर्सन नोन एज स्टूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? IRV वैल्यू बतानी है आपको। Yes, it is 3000 ml. Next, expiratory reserve volume. Yes, it is 1000 ml. Residual volume. Yes, 1500 ml. Inspiratory volume 3500 ml. Functional residual capacity 2500 ml. Vital capacity 4500 ml. Total lung capacity 6000 ml. Partial pressure of oxygen in alveolar air. Yes, it is 40 mm of Hg. Next question is, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, यस करेक्ट, 1987 में नेशनल मेंटल
हेल्थ एक्ट आया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमारे ब्रेन में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर अपनी नॉर्मल मात्रा से बढ़ जाता है तो इसके कारण सिज़ोफ्रेनिया डिजीज देखने को मिलेगा। और अगर डोपामाइन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो ये पार्किंसन डिजीज कॉज करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। एग्जाम में आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सी है, तो आप बताएंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ये आईजीई मीडिएटेड होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप है टाइप 1। ये बहुत ही कम समय के अंदर बॉडी में डेवलप हो जाती है, इसलिए इसे अक्यूट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन देखने को मिलती है। इस वजह से पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इसमें कॉज हो सकती है। यानी इतनी भयंकर रिएक्शन होती है कि पर्सन की जान तक जा सकती है। मान लीजिए किसी पर्सन को मधुमक्खी ने काट लिया, बी स्टिंग कर लिया, या फिर कोई ऐसी ड्रग दे दी गई जिससे क्लाइंट को एलर्जी थी, या फिर पेशेंट किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आ गया, जिससे जैसे कि किसी ऐसे तरह का कोई फूल सूंघ लिया जिससे उसे एलर्जी थी। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी खुद को बचाने के लिए ऐसी सीवियर रिएक्शन जनरेट करती है जिसकी वजह से क्लाइंट की लाइफ संकट में आ जाती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को आप एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन कहेंगे, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहेंगे। जैसे ही ये रिएक्शन डेवलप होती है, क्लाइंट में बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्लाइंट रेस्टलेस होने लगता है। एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन के कारण क्लाइंट के अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है और क्लाइंट की सिचुएशन बहुत बिगड़ती है। जनरली ये सब अस्थमैटिक अटैक, एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन में देखने को मिलता है। इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए एग्जाम में ड्रग पूछी जाती है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है, तो आप बता सकते हैं एड्रेनलिन। तो याद रखिएगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से 4 चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। पहला कि ये आईजीई मीडिएटेड होती है, दूसरा इसमें एनाफाइलैक्सिस देखने को मिलता है, ड्रग ऑफ चॉइस इसकी एड्रेनलिन है, और चौथा मोस्ट कॉमन टाइप की ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन के केमिकल मेथड में इस्तेमाल किए जाने वाले फिनॉल की। फिनॉल को हम कार्बोनिक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसमें लाइजोल, सेवलॉन और डिटॉल तीनों को इंक्लूड किया जाता है। लाइजोल मुख्य रूप से फ्लोर क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सेवलॉन, डिटॉल स्किन डिसइंफेक्शन और थर्मामीटर को क्लीन करने में मेनली काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा लाइसोल, सेवलॉन और डिटॉल इन तीनों का जो रेशो है उसे भी पूछा जाता है फॉर थर्मामीटर क्लीनिंग प्रोसेस। तो याद रखिएगा, लाइजोल की बात की जाए तो लाइजोल का 1:40 का रेशो थर्मामीटर क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और सेवलॉन के 1:20 रेशो थर्मामीटर क्लीनिंग में काम में लिया जाता है, और डिटॉल का 1:40 रेशियो सॉल्यूशन थर्मामीटर क्लीनिंग में काम लिया जाता है। इसके अलावा इसकी टाइम ड्यूरेशन भी चाहें तो आप नोट कर लें। थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए लाइजोल में 3 मिनट्स तक डिप करना चाहिए। सेवलॉन से अगर क्लीन कर रहे हैं तो 5 मिनट्स यस, और डिटॉल से क्लीन कर रहे हैं तब भी 5 मिनट्स तक डिप करना चाहिए। किसी भी फीटस की वाइबिलिटी एज कितनी मानी जाती है, यानी कितने समय की गेस्टेशनल एज होने के बाद हम उसे जीवित मानते हैं, वाइबल मानते हैं। याद रखिएगा, ये होता है 22 वीक्स। 22 सप्ताह पर प्रेगनेंसी पहुंचने पर हम बच्चे को जीवित मान लेते हैं, वाइबिलिटी एज मानते हैं। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किस डिजीज को कहा जाता है?
यस एग्जैक्टली, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एड्स के कंफर्मेशन टेस्ट के रूप में करवाया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है किसी ब्लड बैंक बैंक में आप ब्लड को कितने दिनों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, 35 से 42 डेज तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस मिलाकर रखना होगा ताकि इसका क्लॉट ना बने। राइस वाटर स्टूल किस डिजीज में देखने को मिलता है। यस, इट इज सीन इन कॉलेरा डिजीज। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें वॉमिटिंग और डायरिया के एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरा। नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेन। Yes, it is 1.4 kg or we can say 1400 grams. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है तो क्या बताएंगे आप। न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेन का वेट कितना होता है। याद रखिएगा जन्म के समय बच्चे के ब्रेन का जो वेट होता है वो 300 से 500 ग्राम्स के बीच में होता है और टोटल बॉडी वेट होता है न्यूबॉर्न बेबीज का 2.5 से 3.5 केजी के बीच। प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाने वाला गुडेल साइन 6 वीक पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। गुडेल साइन का मतलब है सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना। जब किसी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के सर्विक्स को आप पाल्पेट करते हैं तो ये आपकी नोज टिप की तरह हार्ड उठता है, लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद जो सर्विक्स है वो आपके लिप्स की तरह सॉफ्ट हो जाए तो ये कंडीशन गुडेल साइन है। प्रेगनेंसी के दौरान फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट ट्रू पेल्विस में शिफ्ट हो जाता है। इसे हम लाइटनिंग के नाम से जानते हैं और इसे ही हम वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। प्रीमी ग्रेविडा मदर में ये 38 वीक में देखने को मिलता है, जबकि मल्टी ग्रेविडा वुमेन में ये 36 वीक पर देखने को मिलता है। लाइटनिंग के होते ही वुमेन में जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग वगैरह, वो सभी चीजें एकदम से सॉल्व आउट हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसमें अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन सुपाइन पोजीशन में रेस्ट करती है तो उसके ग्रेविड यूट्रस के कारण इंफीरियर वेना कावा पर लगभग लगातार दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। अगर मदर का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो बच्चे तक भी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा और प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने से बच्चे तक न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएंगी। इससे फीटल डिस्ट्रेस होने की संभावना रहती है। तो याद रखिएगा प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान हमें वुमेन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में मोस्टली रेस्ट करने के लिए कहना चाहिए ताकि उसमें सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम जैसी कंडीशन ना डेवलप हो। किसी भी क्लाइंट जो कि अनकॉन्शियस है उसमें एयरवे को ओपन करने के लिए दो मेथड्स काम में लिए जाते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट। अगर क्लाइंट में एक्सीडेंट हुआ है और उसके सर्वाइकल एरिया में इंजरी है तो कभी भी आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज इसके सर्वाइकल एरिया की इंजरी बढ़ सकती है और क्लाइंट में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण कंप्लीट डेथ हो सकती है। क्योंकि सर्वाइकल एरिया के अंदर हमारी फ्रेनिक नर्व रहती है जो कि डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। अगर इस नर्व में किसी भी प्रकार का कंप्रेशन हुआ, इंजरी हुई तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और बिना डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन के हम रेस्पिरेशन नहीं ले पाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का मेथड कभी भी सर्वाइकल या रीढ़ की हड्डी में इंजरी वाले पेशेंट में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल अगर आपको ये कंफर्म पता है कि पेशेंट में किसी भी प्रकार से रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं है तो उन पेशेंट में आप कर सकते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल करते समय आप पेशेंट के गर्दन को
चिन एरिया से यानी ठोड़ी से पकड़कर पीछे की तरफ झुकाते हैं और उसके हेड पर अपना हाथ रखकर उसे और पीछे की तरफ फोर्स करते हैं। ऐसा करने से उसका एयरवे बिल्कुल सीधा हो जाता है, ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर की। इस प्रकार से एयरवे को ओपन करने के लिए हम पेशेंट के जॉ बोन को पकड़कर और माउथ के अपर एरिया को पकड़कर फोर्सफुली ऊपर खींचते हुए ओपन करते हैं। इस प्रकार के मैन्यूवर में सर्वाइकल एरिया में किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगता और ये सर्वाइकल इंजरी वाले पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाने वाला राइट मेथड है। प्रीवियस एग्जाम में इन दोनों ही चीज़ों को कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन किस एरिया में होता है? यस, इट इज इन टर्मिनल इलियम। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम के आखिरी पार्ट को टर्मिनल इलियम पोर्शन कहते हैं और इसी जगह पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर्स की आवश्यकता होती है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट ऑफ जाइगोट, पोस्टीरियर अपर वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस में पीछे की तरफ और अपर पोर्शन के अंदर नॉर्मली इम्प्लांटेशन होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल साइट। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन के चेहरे पर बटरफ्लाई शेप मास्क अपीयरेंस बन जाती है। इसे हम चैलोस्मा ग्रेविडम के नाम से जानते हैं। चैलोस्मा ग्रेविडम। हैगर साइन का मतलब है यूट्रस के लोअर सेगमेंट का सॉफ्ट हो जाना और ये 6 to 10 वीक की प्रेगनेंसी पर देखा जा सकता है। जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी का जो वेट होता है वो 2.5 केजी से 3.5 केजीज के बीच होता है। 5 महीने की उम्र पर ये वजन डबल हो जाता है और 12 महीने की एज पर ये वजन ट्रिपल हो जाता है। स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी डिजीज में देखे जाने वाली इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी डिजीज। कुलेज एनीमिया हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में आई डेफिशिएंसी के कारण होती है। एचआईवी एड्स का इन्फेक्शन होने पर पर्सन की सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रभावित होती है और उसके अंदर जो CD4 सेल काउंट है वो 200 से कम हो जाता है। या यूं कहें कि किसी क्लाइंट के अंदर अगर CD4 सेल काउंट 200 सेल्स पर mm³ से कम हो जाए तो हम उसे एड्स का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? Yes, the right answer is Tedros Adhanom. They are the director of WHO.
मंडे मॉर्निंग फीवर बाइसिनोसिस कंडीशन को कहा जाता है और ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जो कि कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को कॉटन डस्ट के लगातार कांटेक्ट में आने से होता है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड फॉर न्यूली मैरिड कपल इज, किसी न्यूली मैरिड कपल के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा हो सकता है? यस, इट इज कंबाइंड ओरल पिल्स। कंबाइंड ओरल पिल्स न्यूली मैरिड कपल के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की एफिकेसी को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? यस, आप बिल्कुल सही हैं। पर्ल इंडेक्स एंड लाइफ टेबल एनालिसिस। पर्ल इंडेक्स एंड लाइफ टेबल एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को आप साइटोटॉक्सिक के नाम से भी जानते हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन के कारण होती है। सिंपली इस प्रकार की रिएक्शन का एग्जाम्पल आप याद रखना चाहें तो इस प्रकार से याद रखें। अगर किसी RH नेगेटिव मदर को RH पॉजिटिव बेबी होता है तो उसमें एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है इन RH एंटीजन के अगेंस्ट, और नेक्स्ट बेबी के होने पर इन एंटीबॉडीज के द्वारा उन बेबीज की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये जो रिएक्शन होती है ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी टाइप की रिएक्शन है। ये RH इनकम्पैटिबिलिटी, ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ग्रेव डिजीज आदि कंडीशन में देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पर याद रखिएगा RBC सेल का लॉस होता है, हिमोलाइटिक टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से पूछी जा सकने वाली आपसे कहें तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है या कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, तो आप बताएंगे IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, और रेयरली IgM इसमें इन्वॉल्व देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनिया डिजीज की। मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है और इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीमैनिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीमैनिक ड्रग का एग्जाम्पल है लिथियम, या फिर आप कह सकते हैं लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया लाइक मूड डिसऑर्डर। लिथियम ड्रग का नॉर्मल ब्लड सीरम लेवल 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इसकी डोज ब्लड में मौजूद रहेगी तो इससे टॉक्सिसिटी हो सकती है, और इससे कम होने पर इस ड्रग के इफेक्ट्स नहीं आएंगे। मेनिया वाले पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते, इसलिए उन्हें हमेशा फिंगर फूड्स देने होते हैं, यानी ऐसा कोई भी खाने की चीज़ जिसे आप चलते फिरते आसानी से खा सकते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट रिच होने चाहिए, प्रोटीन रिच होने चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स में फ्लाइट ऑफ आइडियाज, अग्रेसिव बिहेवियर, डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये कब आया था? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 के अंदर आया था। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 के अंदर आया था।